लगातार टाइम भागता जा रहा है, बहुत सारी जनता खाली बैठ गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ाई से अपना लगभग रिश्ता खत्म कर लिया। ये वो टाइम है जिस टाइम सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है इंसान को, अगर उसको पढ़ाई की दौड़ में या जीवन की दौड़ में आगे बढ़ना है। क्योंकि जब सब लोग निराश और हताश होकर बैठ जाते हैं, तो ज़रूरत होती है कि हम सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहते हुए एक सही दिशा में अपनी मेहनत को मोड़ दें, ताकि आने वाला भविष्य जब भी टाइम आएगा, ये नहीं पता 2 महीने, 4 महीने, साल लग जाए, लेकिन जब भी कॉम्पिटिटिव पेपर होगा, तब हम सबसे ज़्यादा आगे रहेंगे, लीड में रहेंगे। ये वही स्टूडेंट्स होंगे जो इस दौर को पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि टाइम है, बीत जाएगा और कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा ना, जब इन सब चीज़ों से पूरी दुनिया जो है पार हो जाएगी और फिर दोबारा से वैसा ही माहौल होगा, वही पेपर होंगे, वही नौकरियां लगेंगी। ये सोच के बैठ जाना कि पता नहीं कब क्या होगा, ये मूर्खों की निशानी है। और समझदार आदमी हमेशा उस टाइम पर काम करता है जब बाकी सब लोग शांति से बैठ के तमाशा देख रहे होते हैं। तो ये वो टाइम है जिसमें हमें अपनी ताकत को, अपनी मेहनत को एक सही डायरेक्शन में मोड़ देना है। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत में आपको लगभग 25 वीडियोस में आज देख रही थी बन चुकी हैं। लगभग अभी 8-10 वीडियोस और बनेगी, यानी लगभग 35 घंटे तक का हम मान के चले हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ लिया। 25 घंटे अब तक हो गए और अभी 10 दिन की क्लासेस शायद मेरे ख्याल से अंदाजन है लग जाएंगी। तो आप ये मान के चलिए कि अगर हम इतना टाइम एक टॉपिक पे, एक पार्ट पे दे रहे हैं, यानी हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है आपके जो टाइम टू टाइम टेस्ट पेपर्स होंगे, इनमें आपका परफॉर्मेंस ये जज करेगा कि आप कितनी मेहनत किस तरीके से कर रहे हैं। जितने पेपर होते जाएं सबको अटेम्प्ट करना, अपने मार्क्स देखना, परसेंटेज देखना, कहाँ स्टैंड करते हो ये समझना, और फिर ये देखना कि कहाँ कमी है। जहाँ कमी है उस पार्ट पे दोबारा से काम करना है। कोई भी टॉपिक अगर तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं तो उस टॉपिक पे दोबारा से मेहनत करो, वापस से सब कुछ शुरुआत से उसी टॉपिक को दूर कर दो कमियों को, ताकि वहाँ तुम्हारे मार्क्स ना कटे। ठीक है, कल हमने एक टॉपिक नया शुरू किया था, मौर्योत्तर काल। कल हमने बातचीत की थी कि कैसे मौर्य जो थे, मौर्य आपको याद होंगे ना, इंडिया का पहला बड़ा जो बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। एक टीचर था ना चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसने बनाया था चाणक्य, और फिर कैसे पूरे भारत को 6 लाख की सेना लेकर रौंद दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और कैसे उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक और यहाँ नेपाल, भूटान की सीमाओं तक और दक्षिण तक भी उनका परचम लहराया था। और फाइनली जाके अपने लास्ट के स्टेज में उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया, और भद्रबाहु जो कि दक्षिण भारत की तरफ जाते थे, क्योंकि वो दिगंबर थे। दिगंबर मतलब दिशाएं ही जिनके वस्त्र है, यानी वस्त्र न धारण करने वाले जैन मुनियों के हेड थे भद्रबाहु, और वो उनको पकड़ के ले गए कि चलो तुम, और इस तरह से अब जीवन जो है तुमने इतने पाप कर लिए हैं कि कष्ट सहकर तुम्हें अपने जीवन का, इस शरीर का त्याग करना है, तब तुम्हारी जो ये है ना, जितने पाप तुमने किए ये धुल पाएंगे। और संथारा पद्धति का पालन करते हुए एक लंबे दौर तक भूख प्यास से तड़पते हुए, अपने शरीर को कष्ट देते हुए, देश के सबसे पहले बड़े राजा ने अपने शरीर को पूरा किया। इसके बाद बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ा था, कैसे उसने विदेशी लोगों से कहा कि भाई अंजीर भिजवाना और मीठी शराब और कोई दार्शनिक। फिर हमने देखा था कि उसके बेटे अशोक ने कितना बड़ा राजपाट संभाला, लेकिन लंबा नहीं कर पाया क्षत्रिय का काम, क्योंकि अपने 99 भाइयों को मारकर राजा तो बन गया, लेकिन महज 8 साल बाद 9वें साल में 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा, जिस युद्ध की इतनी मारकाट को देख के उसका मन पिघल गया, हृदय परिवर्तन हुआ, और फिर फाइनली उसने कहा कि जितनी प्रॉपर्टी मेरे बाप दादा की है, इन सबका यूज करूंगा शांति का पाठ दुनिया तक पहुंचाने में। और उसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया। धीरे धीरे उसके वंशज कमजोर होते गए, और फाइनली जाके बृहद्रथ नाम का एक आदमी है जो इतना कमजोर है कि उसकी हत्या कर देता है एक दूसरा आदमी, और वो सेनापति था जिसने इसकी हत्या की, और फिर वो अपना एक वंश चला देता है जिसका नाम है पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति ब्राह्मण वंश का था। फिर कैसे उसने पूरी अपनी एरिया में ब्राह्मण ही ब्राह्मण जो लड़के थे उनको सेना में भर्ती किया, और फिर राजा बन गया। राजा को थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए डर इन द सेंस कोई उसका मर्डर ना कर दे, जो कि पिछले राजा का चहेता हो, तो उसने राजधानी बदल ली और अपनी राजधानी को ले गया विदिशा, जो एमपी का इलाका। ये यूपी बिहार एमपी में ही मेनली राज करते थे, क्योंकि ये इलाका बहुत ज्यादा रिच था, समृद्ध था, यहाँ नदियां थी, यहाँ पर्वत थे, पहाड़, सारी कंडीशन थी जो एक राजा को चाहिए। फिर धीरे धीरे करके पुष्यमित्र शुंग ने, हमने पढ़ा था कैसे मनुस्मृति लिखी गई, जिसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व दिखाया गया, महिलाओं की निम्न स्थिति दिखाई गई, शूद्रों को तो बिल्कुल ही ये मान लीजिए कि निम्नतम श्रेणी पर लाकर रख दिया। लेकिन कुछ अच्छे काम भी किए। अश्वमेध यज्ञ हमने पढ़ा था, 2 बार करवाया उसने, राजसूय यज्ञ करवाया। उनके गुरु थे, उनके एक मान लीजिए उनकी फैमिली में एक ऐसे कोई ब्राह्मण बहुत बड़े जिनका नाम पतंजलि बताया था, योग गुरु के नाम से, जिसको आज हम जानते हैं बाबा रामदेव। इनका जो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ही तो है, तो पतंजलि बहुत बड़े आदमी हुए हैं, ये शुंग वंश में हुए हैं, जो ब्राह्मणों के वर्चस्व का सबसे इंपॉर्टेंट काल माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने जितना भी कामकाज किया राजपाट में, यज्ञ बलि वगैरह, ये सब पतंजलि से पूछ के की। पतंजलि किसको अपना गुरु मानता है? बहुत पहले कभी जन्मे थे पाणिनि, जो महापद्म नंदन के टाइम में थे, जिनकी किताब का नाम था अष्टाध्यायी। अपने गुरु मान लिया, वो है नहीं जिंदा, लेकिन मन में गुरु धार लिया कि वो मेरे गुरु हैं, और उनकी किताब पर ही टीका लिखी है महाभाष्य। ये सब हमने कल पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा उनका बेटा हुआ अग्निमित्र। बहुत बाद में जाके अग्निमित्र के ऊपर एक किताब लिखते हैं कालिदास, जो संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित हैं गुप्त काल में, आगे जाके कई 100 साल बाद। कालिदास की किताब का नाम है मालविकाग्निमित्रम। मालविका एक राजकुमारी है, अग्निमित्र राजकुमार है। तो इन दोनों की जो कहानी है उस पर बेस्ड है ये संस्कृत की बहुत मोटी भारी भरकम किताब, नाम है मालविकाग्निमित्रम। पुष्यमित्र शुंग आ जाए तो मनुस्मृति याद रखना, महाभाष्य याद रखना, और बेटा आ जाए तो मालविकाग्निमित्रम। फिर उसका बेटा होता है वसुदेव। दादा और पोते के समय में हिंद यवन विदेशी आक्रमण करते हैं, और जो ये पोता है वसुमित्र, ये हिंद यवनों को सिंधु नदी के तट पर हरा देता है। पेपर में आ जाएगा किस नदी के तट पर, तो सिंधु नदी के तट पर हिंद यवनों को हराया था वसुमित्र ने। किसका बेटा है? पुष्यमित्र का। पुष्यमित्र कौन? वही ब्राह्मण जिसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके अपना वंश चला दिया था। ये पुष्यमित्र शुंग का वंश कंप्लीट हुआ, और इसके बाद जो अगला वंश आया मौर्यों के बाद, तो मौर्य उत्तर, मौर्यों के बाद आए हैं। पहला कौन सा बताया? शुंग वंश। शुंग वंश मेनली किसको प्रमोट कर रहा
रहा है ब्राह्मणों को कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है। कई अच्छे काम भी किए। इन सब बातों को हम सच्चा नहीं मान सकते। जैसे दिव्यावदान बौद्धों की किताब कहती है इसने नाश कर दिया 84,000 स्तूपों का, सब खत्म कर दिया, बौद्ध विरोधी था। लेकिन अगर ये इतना ही बौद्ध विरोधी था तो फिर क्यों इसने सांची के स्तूप की वो जो लकड़ी से बनी वेदिका थी चारों तरफ की, वो जो गल गई थी, सड़ गई थी, लकड़ी खराब हो गई थी, टूट गई थी, क्यों इसने अपनी जेब से पैसा खर्च करके पाषाण वेदिका बनवाई, पत्थर की वो दीवार ऐसी बनवाई कि आज तक चल रही है, आज तक टूरिस्ट घूमने जाते हैं। अगर इसको इतनी ही चिढ़ थी तो ये तो खुश होता कि टूट गई, लेकिन इसने ऐसा तो नहीं किया। एमपी में एक स्तूप है भरहुत स्तूप, भरहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत तो की थी अशोक ने, लेकिन बाद में इसमें काम किया है पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग। तो अगर ऐसे ये किताब की माने कि इसने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया और उसका विरोधी था, तो फिर क्यों ये अपनी जेब से खर्च करके इस स्तूप के ऊपर काम कर रहा है, क्यों ये पैसा खर्च करके सांची के स्तूप जो कि एमपी में है उसके रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। तो हो सकता है कुछ घटा बढ़ा के लिख दिया गया हो, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ इसने कुछ ना कुछ अच्छे काम भी किए हैं। हाँ, कुछ चीज़ें खराब हुई, कुछ चीज़ें अच्छी, तो ऐसा तो सदा ही चलता रहा है। फिर इसका बेटा मैंने बताया अग्निमित्र वसुमित्र। शुंग वंश का जो 10 राजा थे ना, 10 टोटल 10 राजा हुए हैं इनके वंश में। इसमें मैंने आपको बताया था 9वां राजा था भागभद्र, अगर आपको याद हो। एक विदेशी आया था और उसने विदिशा में पूछा था इनसे, इसने राजधानी बेस नगर बनाई थी ना, विदिशा एमपी वाली, शुंग वंश वालों ने विदिशा, इसी को बेस नगर कहते थे। तो एक विदेशी आया था, ये विदेशी हिंद यवन है, ग्रीक कह देते हैं, ग्रीस है ना, यूनान को कहते हैं, तो हिंद यवन है, इंडो ग्रीक है। एक आदमी राजदूत हेलियोडोरस नाम बताया था मैंने आपको, और वो भागभद्र से परमिशन लेता है कि जी क्या आपके इलाके में हम एक गरुड़ स्तंभ बना लें, यहाँ गरुड़ बना हुआ है। गरुड़ किसका पक्षी है? विष्णु भगवान का। विष्णु मतलब हिंदू ब्राह्मण। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इस टाइम पर ब्राह्मणों का वर्चस्व छाया रहा, हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिला इस पूरे दौर में, जिसको आप कहते हैं शुंग वंश। 10 इसके टोटल राजा हुए हैं। 9वां राजा भागभद्र था। स्टार्टिंग के 3 इंपॉर्टेंट है, 9वां इंपॉर्टेंट है, और 10वां बताया था आपको देवभूति, भूति बताया था ना उसके नाम में। इसका मर्डर कर देता है एक छोटा सा आदमी जिसके नाम में भी पीछे देव आएगा, वासुदेव। तो वासुदेव एक छोटा सा आदमी है, इसकी ही सेना का आदमी है, वो इसका मर्डर कर देता है और फिर वो अपना वंश चला देता है, जिसको नाम दिया जाता है कण्व वंश। कुछ किताबें कहती हैं कि शुंग और कण्व एक ही वंश है, लेकिन कुछ किताबें कहती हैं नहीं, कण्व वंश अलग था। ये कोई बहुत बड़ा वंश नहीं है और महज कुछ सालों में सिमट कर खत्म हो गया कण्व वंश, क्योंकि सिर्फ 4 ही राजा आए। वासुदेव इंपॉर्टेंट है, एक भूमिदेव था, एक नारायण देव था, और एक था सुशर्मा। सुशर्मन भी वही है जो इसका अंतिम शासक था कण्व का। देवभूति तो ये फर्स्ट हुआ ना, देवभूति के बाद क्या नाम था उसका? वासुदेव, उसके नाम में पीछे आएगा। लास्ट का नाम है सुशर्मा, कहीं कहीं सुशर्मन भी लिखा है। इसका भी मर्डर कर देता है एक आदमी, एक दूसरे का मर्डर करके ही अपने वंश बनाते थे ये। कण्व वंश में कोई इतिहास ज्यादा जानकारी नहीं देगा, लास्ट वाले आदमी की हत्या कर दी गई और फिर एक नया वंश स्टार्ट होता है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनना, हमने कौन कौन से वंश पढ़ लिए? 2 वंश। एक का नाम क्या है? शुंग वंश ब्राह्मण वाला, और एक है कण्व महज 4 राजाओं वाला। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, देसी है ये सारे इंडिया के हैं, विदेशी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट साउथ इंडिया की तरफ काम करने वाला वंश है सातवाहन वंश। इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसके बहुत बहुत इतिहास में कई बड़े योगदान हैं इन राजाओं के। तो सातवाहन वंश की आज हम बात करें, ब्राह्मण थे ये लोग भी। पुष्यमित्र शुंग भी ब्राह्मण है और ये भी ब्राह्मण है, लेकिन इन लोगों ने ब्राह्मणों के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा दिया। शुंग के लिए कहा जाता है कि उसने बौद्ध को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन इनके लिए कहीं नहीं लिखा कि इन्होंने बौद्ध धर्म को नष्ट करने की कोशिश की। हमने शुंग में भी देखा कि उसने बौद्ध धर्म के लिए भी काम किया, लेकिन एक ठप्पा लगा हुआ है कि बौद्ध धर्म का विरोधी राजा था पुष्यमित्र शुंग। इनके नाम पर वो ठप्पा नहीं है, क्योंकि इन्होंने बौद्ध के जो संघ थे ना, उनको भी जमीनें दान में दी थी। इन्होंने बौद्ध कम्युनिटी के विकास के लिए भी अपनी जेब से पैसा खर्च किया था। खर्च बाद में शुंग ने भी किया, लेकिन एक दिमाग में होता है कि भाई उनकी इमेज जो है वो नेगेटिव की तरफ ज्यादा इशारा करती है। अब ये सातवाहन कौन है, पहले इसको मैप में देख लेते हैं। हमारा जो इलाका है ना, महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का, ये इलाका, ये है सातवाहन राजाओं का इलाका। कौन कौन सा? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 2 नदियों का मेन इलाका है ये, एक कृष्णा नदी और एक गोदावरी। महाराष्ट्र के आसपास, आंध्र प्रदेश के आसपास कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा, जहाँ डेल्टा होगा वहाँ खेती होगी, जहाँ खेती होगी वहाँ टैक्स मिलेगा, जहाँ टैक्स मिलेगा वहाँ राजा अमीर बनेगा, सेना रखेगा, दूसरे पर अटैक करेगा, फिर उसकी प्रॉपर्टी छीन लेगा। यानी जिस इलाके में कृषि अच्छी होगी वहाँ ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये जो इलाका है ना साउथ का, ये है सातवाहन वंश का। इसमें कई बड़े राजा हुए, 30 राजा हुए हैं इस टोटल वंश में। अभी कण्व देखो महज 4 थे, शुंग में 10 थे, इसमें 30 टोटल राजा हुए। और इन 30 की कहानियां हम तक कैसे पहुंची, हमें किसने बताया? तो हम जानते हैं कि हिंदुओं में एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसको हम कहते हैं पुराण। 18 पुराण है ना, हिंदू धर्म में 18 पुराण कहते हैं, वेद पुराण पढ़ने चाहिए, तो 18 पुराण हैं। ये पुराण ना सारी की सारी बेस्ड हैं राजा महाराजा, इंडिया में कौन कौन हुए, कौन किसका वंशज, कौन किसका अवतार था, इस तरह की बातें हैं। इन्हीं पुराणों में तो है ये सारी कहानियां जो अपने माइथोलॉजिकल टीवी में देखिए ना, ये श्री कृष्ण भगवान के वंशज जिसमें दिखाए गए हैं, या जितनी इस तरह की कहानियां आपने पढ़ी, उन्हीं में से कुछ कैरेक्टर हैं सातवाहन के। 30 में से 19 इनके शासकों की कहानियां कि कौन थे, किसके बेटे कहाँ जन्मे, कौन सा युद्ध किया, किसमें जीते, कितनी प्रॉपर्टी, इस तरह के 19 राजाओं की कहानी किसमें लिखी है? पुराण में। और पुराण इंपॉर्टेंट है 18। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहूँ तो यह है मत्स्य पुराण।
मत्स्य पुराण, ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा। पूछ लेंगे सातवाहन राजाओं की जानकारी कौन से पुराण के उसमें है, तो मत्स्य पुराण में। कितनी टोटल पुराण है? 18। राजा कितने हैं? 30। 30 में से कितनों की जानकारी है? 19 की। अब ऐसा क्या है इन राजाओं ने क्या किया हिस्ट्री में कि इनको पुराणों में पढ़ते ही पढ़ते हैं, मंदिर और इन सब में, और हम भी पढ़ रहे हैं कॉम्पिटेटिव पेपर वाले। इसका कारण जान लो। सबसे पहले तो सातवाहन वंश चलाया किसने? सबसे पहला आदमी, स से ही उसका नाम है सिमुक। सिमुक नाम का एक आदमी था जिसने मर्डर कर दिया कर्ण वंश के चौथे राजा का। 4 ही राजा थे ना कर्ण में, चौथे राजा का मर्डर कर दिया और अपने आप राजा बन गया। अब राजा बन गया तो फिर जितनी प्रॉपर्टी है छोटी मोटी सी उसमें इसका नाम चल पड़ा, तो ये पहला आदमी है संस्थापक। लेकिन ये उतना ताकतवर और समझदार नहीं था, तो बहुत प्रतापी राजा नहीं बना। हाँ, शुरुआत कर दी, संस्थापक पूछे सिमुक पिक करना। इसके बाद एक आदमी आता है जिसका नाम है शातकर्णी फर्स्ट। शातकर्णी ढेर हुए इनमें, शातकर्णी फर्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना ध्यान से। शातकर्णी फर्स्ट जो राजा है ना, इसके 3 पॉइंट एग्जाम में आते हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और वो पढ़ के लगभग बच्चे भूल जाते हैं। कहानी की तरह सुन और समझ लो, फिर तुम्हें आसान दिखेगा। तो शातकर्णी फर्स्ट जो राजा है ये वास्तविक संस्थापक है। क्यों इसने ऐसा क्या किया? क्योंकि इसके टाइम में संस्थापक, एक तो प्रॉपर्टी बढ़ी, ऊपर से इसका दबदबा चला और इसके टाइम की चीज़ें चट्टानों पे लिखित हैं, तो बात तक फिर चलती रही, लोग जानते रहे। सिमुक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो शातकर्णी फर्स्ट जो है ना, पहली चीज़, इसकी शादी होती है अमीय वंश की, एक अमीय वंश, इसकी राजकुमारी है। इसकी राजकुमारी का नाम है नयनिका। नयनिका, इसी को लिख देते हैं नागारिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नयनिका या नागारिका एक राजवंश है, अमीय राजवंश, यहाँ की लड़की है। इसकी शादी किससे हो रही है? शातकर्णी फर्स्ट से। अब ये एक चट्टान लिखवाएगी, ये पढ़ी लिखी महिला है उस टाइम पे, तो ये एक चट्टान लिखाएगी। जिस चट्टान यहीं पे है वो आज भी चट्टान है, उसका नाम है नाना घाट। नाना घाट अभिलेख। आज भी आप देखोगे, आप कहीं भी सर्च करोगे तो आपको पूरा लिखित में मिल जाएगा। ये सब चीज़ें विकिपीडिया पर है, लेकिन वो समझ में नहीं आती पढ़ के, इसलिए हम समझ लेना। तो शातकर्णी फर्स्ट वास्तविक राजा क्यों बना? इसकी शादी जिस महिला से हुई वो महिला उस टाइम की पढ़ी लिखी तेज दिमाग महिला थी, तो ये नाना घाट में अभिलेख लिखवाती है, बड़ी चट्टान पे लिखवाती है। क्या लिखवाती है? कि जो इसके हस्बैंड है, मतलब शातकर्णी फर्स्ट, ये दक्षिणापति है, मतलब दक्षिण का एक तरह से राजा मान लो, तो अपने हस्बैंड के लिए, राजा के लिए लिखवाती है दक्षिणा, कहीं धीपति भी लिखा हुआ है, दक्षिणाधिपति। ये लिखवाती है पश्चिमपति। पश्चिमपति ये लिखा हुआ है वहाँ राजा के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस नाना घाट में ना पहली बार भूमि दान देने का जिक्र आया है। भूदान का लिखित में अगर कोई साक्ष्य है ना इंडिया में फर्स्ट, तो वो है नाना घाट अभिलेख, जिसमें लिखा हुआ है कि हमने ऐसे ऐसे बौद्ध धर्म के लोगों को जमीन दान में दी। ये किसको दान दी गई है? बौद्ध धर्म के लोगों को। ये खुद किस धर्म के हैं जो ये काम कर रहे हैं? ब्राह्मण। लेकिन ये दान किसको दे रहे हैं? बौद्ध धर्म को। यानी दोनों की इंपॉर्टेंस पे काम चल रहा है, बौद्ध की पे भी और ब्राह्मण में। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शुंग बौद्ध से चिढ़ता था और अशोक ने ब्राह्मण धर्म को छोड़ के बौद्ध को अपनाया। तो अब तक हम देख रहे थे बौद्ध और ये ब्राह्मण आपस में एक दूसरे से चिढ़ रहे थे। लेकिन सातवाहनों में जो ये बड़ा राजा हुआ है शातकर्णी फर्स्ट, इसकी पत्नी ने उल्लेख करवाया नाना घाट। ऐसे चट्टान है पूरी, आज भी है वो चट्टान, उस पर लिखवाया गया है। अपने पति के लिए क्या शब्द यूज किया? दक्षिणाधिपति, पश्चिमपति। और फिर क्या लिखवाया? कि ब्राह्मण, ये बौद्धों को हमने ऐसे ऐसे जमीन दान में दी। तो ये भूमि दान का एग्जाम में आ जाएगा। भूमि दान का पहला लिखित साक्ष्य किस वंश का है? सातवाहन वंश का। रानी का नाम क्या है? नयनिका। नयनिका मतलब आंखों से संबंधित, नयनिका। और कौन सा अभिलेख है? नाना घाट। पश्चिमी घाट सुना होगा ना, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, उसी में तो एक हिस्सा है ये नाना घाट। ये 2 बातें समझ में आ गई। इसकी पत्नी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भूमि दान का इंपॉर्टेंट है, दक्षिणाधिपति इंपॉर्टेंट है, पश्चिमपति। इसके अलावा इस राजा ने अटैक किया था उड़ीसा का, कलिंग का एक राजा था खारवेल, सुना होगा आप लोगों ने, खारवेल। कौन से वंश का था ये? चेदी वंश का। चेदी वंश का खारवेल, अगर नहीं सुना तो आज जान लो। चेदी वंश का खारवेल एक शासक है उड़ीसा कलिंग के पास। इसकी और शातकर्णी फर्स्ट की 2 बार लड़ाई हुई, 2 बार युद्ध, और इसमें दोनों बार में जीत गया था ये शातकर्णी। तो ये बड़ी बात है, शातकर्णी, ठीक है। जीत उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन युद्ध हुआ था ये पूछ लेंगे, क्योंकि उस जीत का लिखित में ऐसा वर्णन नहीं है, वरना लिखवा दिया होता। तो 2 बार युद्ध में खारवेल से कौन लड़ा है? 2 बार युद्ध, शातकर्णी। तीसरा, एक सिक्का मिला, ध्यान से देखना, एक सिक्का इसके टाइम का। इस सिक्के पे एक तरफ घोड़ा बना है, और आप अच्छी तरह जानते हो ब्राह्मणों के लिए घोड़ा का मतलब था अश्वमेध यज्ञ, यानी इस राजा ने अपने टाइम में अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। घोड़े की बलि, कल मैंने एक्सप्लेन किया था, मेघ नहीं है ये, मेघ होते हैं बादल, घोड़े की बलि। तो सिक्के पे एक तरफ घोड़ा बना है और एक तरफ कुछ लिखा हुआ है। ये नाना घाट अभिलेख में भी लिखा है कि राजा ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। मैंने 3 बातें कही थी, इंपॉर्टेंट तीनों बता दी। नाना घाट अभिलेख में भूदान का वर्णन है, इसकी पत्नी नयनिका ने लिखवाया है, उसमें लिखा है दक्षिणाधिपति, पश्चिमपति। ये किससे लड़ा है? खारवेल के, जो ये चेदी वंश के खारवेल राजा हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है? सिक्के पर घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इतने सारे काम किए ना, इसलिए कहते हैं ये ओरिजिनल संस्थापक था सातवाहन का। सिमुक का कोई काम है ही नहीं। ओरिजिनल कौन होता है? जिसने कुछ काम करके दिखाया हो। मर्डर करने का काम तो किया था सिमुक ने, शुरुआत करने का, लेकिन वास्तविक स्थापना का श्रेय जाता है शातकर्णी प्रथम को। शातकर्णी कई आएंगे इसलिए प्रथम बता दिया। तीनों चीजें याद रखना, इसकी वाइफ, इसका अभिलेख, और जो इसने सिक्के पे घोड़े का चित्र बनाया। इसके बाद अगला राजा हुआ, इसी का बेटा है, जिसका नाम है हाल। ये राजा का नाम है हाल। बहुत पढ़ा लिखा तेज दिमाग। एक चीज समझ के चलो, जो तेज दिमाग होते थे ना वही राज कर पाते थे लंबे टाइम तक। मूर्ख राजा बना तो कुछ सालों में हट जाएगा, जो तेज दिमाग है उन्हीं का राज तब भी चलता था। ये हाल बहुत तेज दिमाग, पढ़ा लिखा, बहुत ब्रिलियंट माइंड का उस टाइम पर राजा का बेटा था, और इसकी नॉलेज बहुत अच्छी थी प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा पर इसकी पकड़ थी। तो इसका एक सेनापति था विजयानंद, इसका सेनापति है विजयानंद, साउथ की तरफ इनका काम है। ये विजयानंद जो है ना, ये जाता है एक बार सेना लेके विजयानंद, और श्रीलंका को जीत लेता है। श्रीलंका पे चढ़ाई करते हैं ये और उसको जीत लेते हैं। फिर वहाँ एक बहुत तेज दिमाग राजकुमारी थी, वो ब्रिलियंट थी उस
टाइम, उसका नाम था लीलावती। कहीं कहीं लिखा है मलयवती, कहीं कहीं लिखा है लीलावती। ये श्रीलंका की राजकुमारी है। ये बहुत ज़्यादा ज्ञाता है, बड़ी संस्कृत की विदुषी महिला है ये, संस्कृत की। और ये किसका था? प्राकृत का। तो यहाँ से ये मलयवती या लीलावती की शादी करवाते हैं। फिर जो उसके पिताजी वो हार जाते हैं, तो कहता है आपकी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है और हमारा जो राजा वो भी पढ़ा लिखा है, तो इन दोनों की शादी करवा दीजिए। तो फिर श्रीलंका की जो राजकुमारी है इसकी शादी होती है प्राकृत भाषा के ज्ञाता हाल से। हाल एक किताब लिखता है, उस किताब का नाम है गाथा, गाथा सप्तशती। सप्तशती का मतलब 700, सप्त मतलब 7, शती मतलब शतक होता है ना 100, यानी 700 दोहों में उसने एक कथा लिखी है। गाथा होती है कथा, तो 700 दोहों में उसने एक कहानी लिखी है, एक कथा लिखी है, एक गाथा लिखी है। तो नाम क्या रख दिया? गाथा सप्तशती। किस चीज़ का प्रगाढ़ पंडित है ये? प्राकृत भाषा का। लिपि कौन सी यूज करता है? ब्राह्मी लिपि। आपको पता है ना ब्राह्मी लिपि हमारी ही थी, तो प्राकृत भाषा का। जिससे इसकी शादी हुई है, महिला कहाँ की है? श्रीलंका की। कौन सी भाषा की प्रगाढ़ पंडित है? संस्कृत की। इसकी किताब का नाम गाथा सप्तशती, और गाथा सप्तशती महिलाओं के ऊपर ही आधारित है। तो वुमेन बेस्ड बुक है गाथा सप्तशती, जिसमें 700 दोहों के रूप में गाथा प्रस्तुत की है। लिखी है हाल नाम के तेज दिमाग आदमी ने, जो किसका बेटा है? शातकर्णी प्रथम का, जिसकी माँ देखो कितनी इंटेलिजेंट रही होगी, जिसके पिताजी कितने इंटेलिजेंट। तो ये इसके कैरेक्टर में 2-3 चीजें याद रखनी है। इसके बाद हाल के बाद आपने 3 नाम पढ़ लिए। सिमुक मैं 30 के 30 नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट की बात होती है। इतिहास हमेशा इंपॉर्टेंट लोगों की बातें करता है, हर एक की बात नहीं होती। तो सबसे पहला नाम था सिमुक, उसका रोल कितना था? बस वंश चलाने का। दूसरा इंपॉर्टेंट था शातकर्णी फर्स्ट, जिसने कि देखो जिसकी पत्नी इंटेलिजेंट थी, नाना घाट अभिलेख, भूमि का दान देना और घोड़े के चित्र सिक्के पर, और खारवेल के राजा से इनकी लड़ाई हुई। इसके बाद तीसरा हमने पढ़ लिया हाल, जो प्राकृत भाषा में बहुत ज्यादा ज्ञाता है, ब्राह्मी लिपि का, जिसकी शादी होती है मलयवती या लीलावती से। कहाँ की है वो? श्रीलंका की। वो संस्कृत की विदुषी हैं। इसके बाद चौथा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम है गौतमी पुत्र शातकर्णी। अभी हमने पढ़ा था शातकर्णी फर्स्ट, इसका नाम देखो गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमी ना एक्चुअली इसकी माँ है, पिताजी तो जो इसके हैं वो पिताजी के नाम से नहीं जाना गया, गौतमी पुत्र, गौतमी माँ का नाम है। ये एक ना ट्रेंड था, सातवाहन लोगों में, राजाओं में एक ट्रेंड था, इसमें माँ के नाम से बेटे को जाना जाता था। शायद आपको सुन के लगेगा इसका मतलब माँ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, लेकिन फैक्ट ये है कि एक राजा की बहुत सारी शादियां होती थी। उस राजा के सारे बेटों में जैसे कोई मान लीजिए 10 बड़े अच्छे निकले, तो वो राजा के अलावा उनकी माँ कौन है इसका पता कैसे लगे, तो इसलिए माँ के नाम को आगे लिखा जाता था। जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलमावी कहलाएगा, ऐसे ही गौतमी पुत्र शातकर्णी, क्योंकि राजा तो एक ही है लेकिन उनकी पत्नियां अलग अलग हैं, इसी कारण बेटों के नाम के आगे माँ का नाम आता था। 30 में से कभी भी कोई रानी कोई मतलब महिला इनकी हेड नहीं बनी, जिससे हम ये नहीं कह सकते कि ये मातृसत्तात्मक समाज था। माओ की इज्जत थी, लेकिन नाम के आगे माँ का नाम आने से ये मत सोचना कि माओ की ही चलती थी। वो सिर्फ एक आइडेंटिटी थी कि भाई किस महिला का बेटा है ये। राजा तो पता ही है, लेकिन रानियों में से कौन सी का बेटा है, तो इसलिए जो अच्छे लड़के थे, जो ऊंचे राजा बने, उन्होंने अपनी माँ के नाम को आगे लिख के और ये फेमस करवाया। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी, गौतमी इसकी माँ का नाम है। ये सबसे प्रतापी राजा है, नंबर 1। हमें कैसे पता? नासिक अभिलेख में इनकी पूरी जानकारी है। नासिक आप जानते हैं महाराष्ट्र में है, और मैंने पहले ही कहा महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में इनका इलाका था। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी ने ऐसा क्या किया जो इनको आज तक पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है। गौतमी पुत्र शातकर्णी अपने आप को कहते थे कि मैं सबसे ऊंचे दर्जे का ब्राह्मण हूँ और मैं जो हूँ इकलौता बड़ा ब्राह्मण हूँ, यानी ये ब्राह्मण धर्म को बहुत ज्यादा पूजते थे, ब्राह्मण धर्म में इनकी विशेष रुचि थी। इन्होंने कहा मैं द्विज हूँ। द्विज समझते हो? द्विज का मतलब होता था वो आदमी जो जनेऊ धारण कर सके। जनेऊ आप जानते होंगे, हिंदुओं में जनेऊ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती थी। पहले एक संस्कार था जिसमें जनेऊ धारण करते थे। जनेऊ ना कैसे पुरानी अगर मूवीज में आपने देखा हो तो ब्राह्मणों का कैरेक्टर जब होता था तो वो एक ऐसे अपनी कमर पे और छाती पर एक ऐसे धागा सा बांध के रखते थे, उसको मानते थे जनेऊ धारण करना। जनेऊ धारण करना सिर्फ ऊंचे कुल के लोगों की बस की बात थी। ये उस टाइम पर एक बना दी कंडीशन कि सिर्फ ब्राह्मण, फिर धीरे कहा चलो क्षत्रिय और वैश्य भी जनेऊ धारण कर सकते हैं, लेकिन शूद्र कभी भी जनेऊ धारण नहीं कर सकते थे। ये कंडीशन थी उस समाज की। तो जनेऊ धारण करने के कारण इसने कहा मैं द्विज ब्राह्मण हूँ, यानी मैं सबसे ऊंची कुल का ब्राह्मण हूँ और मैं जनेऊ धारण करने के योग्य हूँ। तो बहुत बड़ा ब्राह्मण, इकलौता ब्राह्मण, इस तरह के इसने बहुत सारी उपाधियां ली। ये जो गौतमी पुत्र शातकर्णी है ना, ये एक तो उपाधियों से दिख रहा है कि बड़ा राजा रहा होगा। दूसरा, इसने एक नहपान नाम का, एक कहीं कहीं नहापान भी लिखा है, कहीं कहीं नहपान, नहापान, ये बहुत ताकतवर राजा था शक, गुजरात साइड में। अभी मैंने बताया ये यहाँ मान लो यहाँ था ये, जबकि ये जो राजा है ये तो इस तरफ थे ना। तो कहते हैं इसने नहपान या नहापान नाम के शक राजा को हराया, और सिर्फ हराया नहीं, जोगल थम्बी नाम की एक जगह थी, जोगल थम्बी, यहाँ इनकी लड़ाई हुई। किस किस की? नहपान और गौतमी पुत्र शातकर्णी की। इस लड़ाई में इसको हराया, इसी की जगह थी शक की, और यहाँ पर 8000 सिक्के थे, 8000 सिक्के इसी राजा के जिसको हरा रहा है, यानी किसके? नहपान या नहापान के। इन 8000 सिक्कों पे हरा के और बोला इन्हीं सिक्कों के पिछले हिस्से पर मेरी भी स्टैंप लगेगी, और वहाँ पे अपनी स्टैंप लगवाई। अब ये सिक्के किसके एरिया में चलेंगे? नहपान के में, लेकिन उन पे जो पीछे सिक्के का हिस्सा है उस पर इसकी स्टैंप लगी हुई है, जिससे ये कहा कि जनता कभी ना भूले कि इनके राजा को मैंने हराया था। तो एग्जाम में आ जाएगा शकों के राजा नहपान को हराने वाला कौन सा सातवाहन बड़ा राजा है? शातकी। ये शातकीन कौन सा? फर्स्ट या गौतमी पुत्र? गौतमी पुत्र शातकीन। ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज्यादा। जोगल थम्बी जगह का नाम, 8000 सिक्के नहपान के, शकों के सिक्के पर, सिक्के अलग राजा के और चित्र चिपक रहा है इस पे सातवाहन का। तो इससे दिखता है कि कितना प्रतापी राजा रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो गौतमी पुत्र शातकर्णी की ये इंपॉर्टेंट घटना है जो हमें याद रखनी है। किससे पता चला इसके बारे में? नासिक अभिलेख से। नासिक अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी जानकारी देगा। गौतमी पुत्र शातकर्णी के टाइम में आसपास की जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ा ली गई थी, तो ये बड़ा राजा था, प्रतापी राजा था, और आसपास के एरिया में इसका नाम चलता था कि भाई गौतमी पुत्र शातकर्णी सातवाहन एक ऐसा शासक है जिसने अपने एरिया पे अच्छी मजबूत पकड़ बना रखी है। इसके बाद
गौतमीपुत्र शातकर्णी के बाद एक दो छोटे मोटे राजा और आए, और फिर इनके बाद एक आदमी आता है गौतमीपुत्र शातकर्णी के बाद, यज्ञश्री शातकर्णी उसका नाम है। अच्छा, एक और पुलोमा के बारे में और बता देती हूँ। एक और माँ पर बेस्ड है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, इसी को पुलोमा भी कह देते हैं, पुलोमा। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी या पुलोमा, ये भी बहुत बढ़िया राजा है। ये माँ का नाम है, इसकी माँ का नाम ये है, इसकी माँ का नाम गौतमी था। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी जो है ना, ये अपने एरिया को और एक्सटेंड करता है और ज़्यादा आगे लेके जाता है। सातवाहन के एक ताकतवर ये थे, दूसरे ताकतवर ये हैं, दोनों का नाम माओ के नाम पर है। ये एरिया को बढ़ाता है और ये आंध्र प्रदेश की सीमाओं तक पहुँचा देता है, तो इसका नाम पड़ जाता है आंध्र सम्राट। ये एग्जाम में आ जाएगा। आंध्र सम्राट कौन से सातवाहन राजा हैं? पुलवामी, ये पुलमावी या पुलोमा। किसके बेटे हैं ये? वशिष्ठी के। तो वशिष्ठी पुत्र पुलोमा या पुलमावी को आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसने जो ये सबसे पहला था ना, सबसे पहला जिसने की कोई काम ही नहीं किया था, बस अपना मर्डर कर दिया था, जिसका नाम क्या था? सबसे पहले आदमी का स से बताया था, सिमुक, स से सातवाहन। उसने राजधानी बनाई थी श्रीकाकुलम। राजधानी ध्यान से सुनना, सबसे पहले ने बनाई थी श्रीकाकुलम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं ये आएगी। ये जो आंध्र सम्राट है ना, इसने राजधानी बनाई है प्रतिष्ठान। ये आएगी पेपर में, प्रतिष्ठान। इसी को पैठन भी कह देते हैं, यही आती है, पैठन या प्रतिष्ठान। किसने राजधानी बनाई है? वशिष्ठी के बेटे ने, जिसका नाम है पुलोमा या पुलमावी। ये राजधानी इंपॉर्टेंट है। और एक इनका शहर भी आगे पढ़ेंगे, अमरावती। आप आज भी जानते हैं ना, अमरावती तेलंगाना। अगर आपको पता हो, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये दोनों अलग हुए थे 2014 में, और फिर आंध्र प्रदेश की राजधानी जो पहले हैदराबाद थी, वो तेलंगाना की राजधानी बन गई। तो आंध्र प्रदेश ने नई राजधानी बना ली लगभग 2 साल पहले, जिसका नाम क्या है? अमरावती। ये वही अमरावती है जिसकी हम भी बात कर रहे हैं। यहाँ एक शैली भी पनपी थी। तो अमरावती इंपॉर्टेंट है। राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान किसकी राजधानी है? सातवाहनों की। एक छोटे से राजा ने बनाई थी श्रीकाकुलम, ये नहीं आती। फिर भी अगर आ जाए पहले की पूछ ले तो ये, वरना पूछे सातवाहनों की राजधानी तो पैठन या प्रतिष्ठान है। किसने बनाई है? आंध्र सम्राट ने, जिसका नाम क्या है? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी या पुलोमा। इसके बाद एक और राजा आता है इनका, छोटा सा, बस अब ये मेन से खत्म हो गए। छोटे मोटे राजा आते हैं, यज्ञश्री करके उनका नाम है। और वो क्या करते हैं? वो अपनी एक नाव पर, एक नाव के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, उसने 2 पतवार बनाई है एक राजा ने। इसका मतलब उसके टाइम में शायद नावों की, व्यापार की, नेवी की इंपॉर्टेंस बढ़ गई होगी। एक राजा ने एक ऐसी नाव बनाई है जिसमें सिर्फ 1 पतवार है। एक राजा की नाव पर 2 पतवार है। एक राजा ने बंदरगाह को इंपॉर्टेंस दी है। तो शायद धीरे धीरे करके ये पानी के हिस्सों के पास क्योंकि जा रहे थे, तो इन्होंने फिर जो विदेशी व्यापार है उसमें पानी की इंपॉर्टेंस को महत्व देने के लिए अपने सिक्कों पर नाव के चित्र छपवाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे करके इनका भी अंत हुआ। और हमें जो समझ में आया वो ये कि सातवाहन लोगों ने ब्राह्मण, खुद तो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों को भी बढ़ावा दिया और बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा दिया। ये कोई बहुत बड़े इंडिया के राजा नहीं थे, लेकिन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के एरिया में इन्होंने राज किया। इनमें से कुछ बड़े राजाओं के नाम के आगे माँ का नाम मिलता है। नासिक अभिलेख से, महाराष्ट्र में पड़ता है ना, जानकारी मिलती है गौतमीपुत्र शातकर्णी की। शातकर्णी फर्स्ट एक ताकतवर राजा था जिसकी पत्नी थी नयनिका, जिसने पश्चिमी घाट में नाना घाट के ऊपर बहुत सारी बातें लिखवाई। और उन्हीं में से एक बात है भूमिदान का वर्णन, कि कैसे भूमिदान दी गई बौद्ध धर्म के लोगों को। और फिर उन्होंने लिखवाया अपने पति के नाम के आगे दक्षिणाधिपति और पश्चिमपति। तो ये कुछ चीजें हैं, पॉइंट्स, फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। ये पूरे भारत पर राज नहीं किया इन लोगों ने, लेकिन उत्तर दक्षिण भारत के बीच में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि ये मध्य भारत में सेतु का, पुल का काम किया। दक्षिण में चोल चेर पांडे का भी पढ़ेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे ये बीच की कड़ी बने हुए थे। उत्तर वालों के और दक्षिण वालों के बीच की कड़ी के रूप में सातवाहन के राजाओं ने काम किया है। प्रतापी राजा हुए हैं और देसी राजा हुए हैं, कोई विदेशी नहीं है ये ओरिजिनल इंडियन राजा थे। चलिए, तो गौतमीपुत्र शातकर्णी जिसके बारे में हमने पढ़ा, इसके बारे में, इस शातकर्णी से पहले जो मैंने 3 बताए ना, उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी जो बताया मैंने कण्व वंश के बारे में, अभी मैंने आप लोगों से बातचीत की है। ये हाल वगैरह जो थे ना, एक्चुअली मैंने कल के नोट्स में बना लिया था, लेकिन कल हमारे पास टाइम कम था। यहाँ से पढ़ते हैं आज कण्व वंश से, क्योंकि ये तो हम कल पढ़ चुके हैं। अंतिम देवभूति की हत्या, हेलियोडोरस, ये तो कल पढ़ा दिया था। आज कण्व से स्टार्ट करते हैं। कण्व एक छोटा सा वंश है, महज 4 राजाओं का वंश। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ये शुंग का ही पार्ट है, लेकिन हिस्ट्री में कहीं कहीं अलग लिखा है, तो हम अलग पढ़ लेते हैं। कण्व वंश सिर्फ 4 राजा, वासुदेव, सुशर्मन, भूमिदेव, नारायण, 4 राजा हैं। कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई ऐसा स्तंभ या वो नहीं है जिससे इनकी जानकारी मिले। सातवाहन इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के स्वामी थे। ये ओरिजिनल इंडियन है, ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, लेकिन बौद्ध को भी मोटिवेटेड रखा। महाराष्ट्र प्लस आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना का इलाका, ये नोट्स की फॉर्म में बनाना ऐसे, फिर तुम्हें एग्जाम से पहले पढ़ना आसान दिखेगा, सारी स्टोरी रिकॉल हो जाएगी। तो महाराष्ट्र प्लस आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना का इलाका आज वाला जो है, कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा के बीच, नदी के पास ही राजा अमीर बन सकते थे। नारायण जो था लास्ट राजा, कण्व वंश इसकी हत्या करने के बाद सातवाहन वंश की नींव रखी। तो सातवाहन की नींव किसने रखी? सिमुक ने। राजधानी क्या बनाई इसने? श्रीकाकुलम। वो फेमस नहीं है, फेमस है प्रतिष्ठान या पैठन। श्रीकुलम या श्रीकाकुलम छोटी सी राजधानी, छोटा सा ही राजा था, क्या नाम था उसका? सिमुक। नेक्स्ट देखो, शातकर्णी फर्स्ट, ये ताकतवर राजा है पहला, ये वास्तविक संस्थापक है, इसने प्रॉपर्टी बढ़ाई, इसकी पत्नी तो थी वो पढ़ी लिखी। शातकर्णी फर्स्ट वास्तविक संस्थापक है। खारवेल, खारवेल कहाँ का? उड़ीसा का। कलिंग नरेश को हराया। तो कलिंग का जो राजा था ना, कहते हैं 2 बार अटैक किया उसने। कलिंग मतलब उड़ीसा, देखो उड़ीसा से उठ के वो महाराष्ट्र की तरफ आया अटैक करने के लिए, लेकिन दोनों बार हरा दिया। तो 2 बार हराया। इसकी पत्नी का नाम देखो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। इसकी पत्नी का नाम क्या है? नागारिका या नयनिका। नयनिका, नयन से याद कर लो, नयनिका इसकी पत्नी है। अमीय वंश है उनका, वंश तो नाम ही है, लेकिन नाम इंपॉर्टेंट है, नयनिका। नाना घाट अभिलेख,
अभिलेख मतलब कोई रिकॉर्ड, चट्टान पर है, पूरा बड़ी सी चट्टान पर। भूमिदान का फर्स्ट उल्लेख है ये, भूमिदान का पहला उल्लेख। इससे पहले कहीं लिखा ही नहीं था कि भूमि किसी को दान में दी गई। ये भूमि किसको दी गई है? ये ब्राह्मण है, इन्होंने भूमिदान दी है बौद्धों को। बौद्ध धर्म को भी पढ़ाया है ब्राह्मणों ने, तो बौद्धों को भूमिदान। एग्जाम में आ जाएगा भारत में भूमिदान का पहला एग्जाम्पल क्या है, 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो भूमिदान का पहला एग्जाम्पल है नाना घाट अभिलेख, जो किसकी पत्नी ने लिखवाया है? शातकर्णी फर्स्ट की पत्नी ने। कौन है वो? नयनिका। अभिलेख का नाम क्या है? नाना घाट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में टिक कर लेना इसको अपने, डबल टिक, ताकि एग्जाम में तुम पढ़ के जाओ। बौद्धों को दिया है जबकि खुद ब्राह्मण है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है शातकर्णी फर्स्ट की उपाधि क्या है? इसकी पत्नी ने लिखवाई है ये अभिलेख में, दक्षिणाधिपति और पश्चिमपति। दक्षिणाधिपति मतलब दक्षिण का अधिपति होता है स्वामी, और पश्चिम का भी स्वामी, तो दोनों दिशाओं का स्वामी बता दिया अपने हस्बैंड को। किसने? नयनिका ने। कहाँ लिखवाया? नाना घाट की चट्टानों पर। 2 इसने अश्वमेध यज्ञ किए, अश्व मतलब घोड़ा, मेध बलि घोड़े की बलि, और 1 राजसूय यज्ञ किया। ये भी कहाँ लिखा है? उसी चट्टान पर। इसने एक सिक्का इसका जो है उसमें घोड़े का चित्र है। घोड़ा किस चीज का प्रतीक है? अश्वमेध का, तो घोड़ा छपा हुआ है सिक्के पर। ये ब्राह्मण थे, लेकिन जो दान दिया वो बौद्ध धर्म को। इसके बाद इनका अगला वंशज कौन हुआ? हाल। वो पढ़ा लिखा आदमी, जिसकी पत्नी कहाँ की थी? श्रीलंका की। इसकी किताब में 700 दोहों में गाथा लिखी गई है। क्या नाम है? गाथा सप्तशती। तो हाल है। सेनापति था विजयानंद, श्रीलंका जीत के आया। राजकुमारी मलयवती, मलय और लीलावती एक ही महिला है, इससे विवाह करा दिया अपने राजकुमार हाल का, जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। संस्कृत की ज्ञाता थी औरत, और वो किसका ज्ञाता था? प्राकृत भाषा का। वो प्राकृत का ज्ञाता, ये संस्कृत की ज्ञाता, तो दोनों इंटेलिजेंट थे बहुत। गाथा सप्तशती एक ऐसी गाथा, एक ऐसी कहानी इसमें 700 दोहे के रूप में लिखी गई है। इसी हाल ने लिखी है। किस भाषा का है? प्राकृत का। कौन सी लिपि? ब्राह्मी। इसकी पत्नी संस्कृत की ज्ञाता। हाल की रचना है ये। हाल उस आदमी का नाम गाथा सप्तशती, प्राकृत भाषा में है, और फर्स्ट मुक्तक काव्य है। एग्जाम में आ जाएगा भारत में पहला मुक्तक काव्य का उदाहरण क्या है? तो हाल की रचना जो प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है। इसकी पत्नी संस्कृत की ज्ञाता है, लेकिन ये प्राकृत भाषा का प्रगाढ़ पंडित है। नेक्स्ट है, तो पहला मुक्तक काव्य पूछ लेंगे, जैसे पूछ लेंगे कि पहला भूमि का दान कहाँ था? वो नाना घाट में था। ये कौन सी किताब है? गाथा सप्तशती। अगला है गौतमी पुत्र शातकर्णी। माँ का नाम है गौतमी, पिताजी के नाम से जाने नहीं जाते, क्योंकि माँ बहुत सारी थी, पिताजी तो राजा तो एक ही था, तो इसलिए माँ के नाम को आगे लगाया था 2 बड़े राजा। ऐसे तो कईयों ने, लेकिन हिस्ट्री में नाम इनका है। गौतमी पुत्र शातकर्णी। नासिक अभिलेख से जानकारी मिलेगी, तो हर किसी ने जैसे नाना घाट से जानकारी मिली ना शातकर्णी की, ऐसे नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है सबसे बड़े आदमी की। इसका नाम है गौतमी पुत्र शातकर्णी। अद्भुत ब्राह्मण अपने लिए लिखवाते हैं ये, अद्भुत ब्राह्मण, कि आज तक ऐसा ब्राह्मण जन्मा ही नहीं। वेदों का आश्रयदाता, वेद तो ब्राह्मणों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो वेदों का आश्रयदाता। एकमात्र ब्राह्मण हूँ, मतलब मैं ही ओरिजिनल ब्राह्मण हूँ। वर्ण व्यवस्था का रक्षक हूँ। वर्ण व्यवस्था याद होगी ना, वेदों में ही तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये वेदों में लिखा है। कौन से मंडल में? 10वें मंडल। तो ये कह रहा है कि मैं वर्ण व्यवस्था का रक्षक हूँ, और ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहेंगे। तभी तो द्विज धारण किया, शूद्रों को द्विज से दूर रखा। तो ये बहुत कट्टर टाइप का था, लेकिन ये मत सोचना कि इसने बाकियों को रोका टोका। इसने भूमि भी दान दी है बौद्ध धर्म के लोगों को। बौद्ध वो जो कहते थे कि जाति पाति कुछ होती नहीं, तो ऐसा नहीं कि ये कट्टर बिल्कुल आदमी था। ठीक है, ब्राह्मण था, अच्छे कर्म किए, लेकिन बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग भी इसने खूब उस टाइम पर खर्चा किया था। द्विजावर कुल संवहन। द्विज बताया ना, वो जनेऊ धारण करने वाला। राम कृष्ण भीम अर्जुन का अवतार बता दिया कि मैं इन सब का अवतार हूँ, और ये सब तो हिंदू धर्म में सब जानते हैं पूजनीय है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आज जो इतना पढ़ लिया, ये सब आज मैंने सारी चीजें अब इकट्ठी आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। गौतमी पुत्र शातकर्णी जिसको भी हम पढ़ रहे थे, उनके आगे से अब पढ़ रहे हैं, वो पढ़ लिया ना, अद्भुत ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण, द्विज धारण करने वाला, वेदों का संरक्षक और वर्ण व्यवस्था का संरक्षक। उन्हीं के बारे में आगे देखो कौन जानकारी देता है? नासिक अभिलेख। जैसे कल मैंने बताया था अयोध्या अभिलेख है ये, किसकी जानकारी दी थी? पुष्यमित्र शुंग की जानकारी। शुंग ब्राह्मण था ना, अयोध्या हिंदू धर्म अच्छी तरह रिलेट कर पाएंगे। नासिक सातवाहन, साउथ की तरफ, सिमुक पहला राजा, शातकर्णी वास्तविक संस्थापक। तो नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है। द्विज मैंने पहले बता दिया, धारण करने वाला, जनेऊ धारण करने वाला। शक शासक जो था ना, शक कहाँ थे? गुजरात के आसपास। ये शक भी बहुत ताकतवर है, विदेशी हैं, विदेशी हैं, हमारे नहीं है ये। हमारे तो सिर्फ 3 हैं, या तो शुंग हमारे हैं ब्राह्मण, या फिर हमारे कर्ण थे, या फिर सातवाहन, बाकी सब विदेशी हैं। कल से जो पढ़ेंगे वो सारे विदेशी पढ़ेंगे, आज देसी राजा एंड करेंगे। शक शासक था एक नहपान, इसको हरा दिया, तो हमारे देसी राजा ने विदेशी राजा शक शासक इसको हरा दिया। जोगल थम्बी नामक स्थान पर, ये जोगल थम्बी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा इस तरह की बातें। नहपान ही नहपान है, और जगह का नाम है जोगल थम्बी, जहाँ सिक्के पूछेंगे जोगल थम्बी में किसके सिक्के मिले? जगह है शक की, लेकिन सिक्के मिले हैं गौतमी पुत्र शातकर्णी के, क्योंकि बताया ना सिक्कों के उल्टी तरफ अपनी स्टैंप लगवा दी, कि ताकि इसकी जनता याद रखे कि हमारा राजा जो है ना ये डरपोक था, और ये हार गया था। किससे? आंध्र प्रदेश के इलाके से आने वाले सातवाहन गौतमी पुत्र शातकर्णी से। तो जोगल थम्बी 8000 सिक्कों पर, नहपान की तो चित्र था ही था क्योंकि इनका था वो, प्लस शातकर्णी का अंकन है, अपना सिक्का पीछे छपवा दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट देखो, शातकर्णी के सिक्कों का ढेर कहाँ मिला? अब शातकर्णी है तो आंध्र प्रदेश की तरफ का, लेकिन ढेर कहाँ मिला? जोगल थम्बी। जोगल थम्बी किसका इलाका था? शकों का। कारण समझ गए ना, नहपान को हराने के कारण। तो एग्जाम में अगर ये आ जाए तो हमें पता हो जोगल थम्बी में इसका इलाका नहीं है, नहपान शक राजा का इलाका है, पर वो हार गया, तो इसके सिक्कों का ढेर। वास्तव में सिक्के नहपान के ही हैं, इसका बस चित्र अंकित हुआ। राजाओं के चित्र, अब से पहले तुमने जितनी हिस्ट्री पढ़ी, तुमने राजाओं के चित्र कभी नहीं पढ़े। ये पहले राजा हैं जो अपनी फोटो बनवा रहे हैं अपने सिक्के पर। तो राजाओं के चित्र सिक्कों पर बनाने वाले शुरुआती राजा कौन थे? स्टार्टिंग किसने की है? सातवाहन। अब इसके बाद ढेरों राजा आएंगे लाइन से जो अपने चित्र बनवाएंगे, कोई अपनी माँ का, कोई अपने पिता का, कोई अपना, कोई अपनी पत्नी का। लेकिन अब तक हमने सिक्कों पर ऐसा नहीं पढ़ा था। अब तक हमने सिक्के याद है निष्क पढ़ा था, सोने का ढेर, कोई ऐसी प्रॉपर मुद्रा नहीं थी मौर्यों के टाइम में। पण याद हो तुम्हें कि एक महीने पूरे साल में जो है 60 पण से लेके 48,000 पण तक की सैलरी मिला करती थी लायकियत के अनुसार।
लेकिन उन सिक्कों पर राजाओं के चित्र नहीं थे। सबसे पहले राजाओं के फोटो जो आए वो किन राजाओं ने शुरू करवाए हैं? सातवाहन। ये याद रखना पड़ेगा। नानाघाट अभिलेख में भूमिदान का वर्णन है। इन्हीं के कारण इन्होंने बहुत सारे काम पहली बार किए हैं। तो भूमिदान इससे पहले कहीं वर्णन लिखित में नहीं था। कहाँ मिलेगा? नानाघाट अभिलेख में। नैनिका किसकी पत्नी है? शातकर्णी प्रथम की। ऐसे ही आप पढ़ रहे हैं राजाओं के सिक्के पर उनके फोटो, तो सातवाहन। और किसके सिक्के पर और लगवा आया? जोगल थंबी, शक राजा नहपान, उसके सिक्के पर भी इसका सिंबल आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्राह्मण प्लस बौद्धों को बढ़ावा दिया। खुद ब्राह्मण थे लेकिन जमीन दान बौद्धों को भी दिया और ब्राह्मणों को भी दी है। नानाघाट में किसका वर्णन है? बौद्ध धर्म वालों का। नेक्स्ट है प्राकृत भाषा को बढ़ावा। एग्जाम में आएगा पाली, संस्कृत और भी दे देंगे, तो ध्यान रखना प्राकृत को बढ़ावा दिया है। प्राकृत भाषा, अगर लिपि पूछ लेंगे तो ब्राह्मी लिपि। ठीक है, प्राकृत भाषा को बढ़ावा दिया ब्राह्मी लिपि में। नासिक के बौद्ध संघ को भूमि दान दी। नासिक जो था ना, नासिक, इस इलाके में एक बौद्ध संघ था। आप अच्छी तरह जानते हैं संघ बौद्ध क्या था? बौद्ध संघ एक तरह की यूनिवर्सिटी कॉलेज टाइप का मान लो, जिनका काम था महात्मा बुद्ध की दीक्षा को आगे बढ़ाना। तो इनको जमीन चाहिए होती थी ना, भाई कोई जमीन हो तो वहाँ ये अपना चैत्य बना लें, विहार बना लें, स्तूप बना लें। आपको याद होंगे बौद्ध धर्म की 3 चीजें बताई थी। तो ऐसे इन्होंने भूमि दान दी। कहाँ पर? नासिक का जो संघ था, ढेरों संघ थे, नासिक के संघ को भूमि दान दी। और अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में जानकारी भी नासिक अभिलेख में है, क्योंकि वो इलाका ही महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट देखो, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी ये भी माँ के नाम से जाना जाता है, पुलोमा भी इन्हीं का नाम है। आंध्र का क्षेत्र जीता। अब तक ये बैठे थे महाराष्ट्र में, अब ये कहाँ गए? नासिक के आसपास से उठ के और आगे बढ़ गए आंध्र प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए उपाधि क्या मिली? आंध्र भोज। भोज होता है राजा, तो आंध्र प्रदेश का राजा आंध्र राज, आंध्र प्रदेश का राजा आंध्र सम्राट। भारत सम्राट नहीं कह रहे, आंध्र सम्राट, आंध्र भोज, आंध्र राजा। कौन है ये? वशिष्ठी पुत्र। नाम क्या है? पुलोमा भी और पुलवामी भी, दोनों एक ही आदमी है, पुलमावी। राजधानी क्या बनाई? देखना, राजधानी पलट गई, अब है पैठन या प्रतिष्ठानपुर। अभी हम श्रीकाकुलम पढ़ रहे थे, जब मैंने कहा था वो इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी याद रखना। श्रीकाकुलम किसने बनाई थी? सिमुक ने, जो पहला राजा था। अब मेन राजधानी बनी है इसके टाइम में प्रतिष्ठानपुर, इसी को कहते हैं पैठन। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और अगर राजधानी आई तो यही टिक करना। ये नहीं मिली, जानबूझ के कहें सिमुक ने बनाई तो श्रीकाकुलम। फिर एक इंपॉर्टेंट शहर पूछ सकते हैं अमरावती, वो सब इन्हीं की देन है। शक राजा, शक बताया ना विदेशी था, शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार हराया। अब ये थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि अब ये हारा है। इससे पहले शक था ना, नहयान, नहपान, नहपान भी और नहपान भी। इसके सिक्के पे भी अपनी स्टैंप किसने मरवाई थी? शातकर्णी ने। लेकिन अब थोड़ा सा उल्टा हुआ, अब शकों के राजा ने हमारे बड़े राजा को हरा दिया, देसी राजा को। तो शक शासक था रुद्रदामन, ये बहुत ताकतवर था, इसने 2 बार हरा दिया। अभी पीछे हम पढ़ रहे थे हमारे वाले ने हराया था देसी ने, लेकिन अब इसने हराया। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को। तो ये पॉइंट थोड़ा सा नेगेटिव है अगर देसी के हिसाब से देखें। राजा के हिसाब से देखें तो रुद्रदामन बहुत बड़ा राजा था, उसको भी पढ़ेंगे, अब कल परसों में उन्हीं के बारे में बातचीत होगी। देखो इंपॉर्टेंट लिखा है, सिक्के पर नाव कितनी पतवार वाली? 2। हारा कितनी बार है? 2 बार। तो नाव पे भी कितनी पतवार है? 2 पतवार, क्योंकि अगले के ऊपर एक ही पतवार आएगी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे घुमा के देते हैं वो। किसके सिक्के पर 2 पतवार वाली नाव का अंकन है? किसके सिक्के पर है ये? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी या पुलोमा के सिक्के पर। किसने हराया है इसको? शक राजा रुद्रदामन ने। इससे पिछले वाले ने शक राजा नहयान या नहपान को हराया था। 8000 सिक्के मिले थे ना जोगल थंबी में, उस पर स्टैंप लगी थी, लेकिन अब उल्टा हो गया। तो जिसने 2 बार हार देखी है उसी ने 2 पतवार वाली नाव अपने सिक्के पर बनवाई है। इसके बाद है अमरावती का स्तूप है। अमरावती स्तूप मैंने बताया, अमरावती आज भी राजधानी है आंध्र प्रदेश की। यज्ञ श्री शातकर्णी, ये बड़ा नाम है ये भी। इसके सिक्के पर सिर्फ नाव है, यहाँ देखो नाव 2 पतवार वाली, अब सिर्फ लिखा है नाव। पेपर में आएगा 2 पतवार, तो जो 2 बार हारा वशिष्ठी पुत्र। और अगर कहेंगे सिर्फ नाव तो यज्ञ श्री जलयान, ये कहीं ना कहीं समुद्री यात्रा और व्यापार पर, समुद्री व्यापार पर बल देता था, इससे ये दिखता है। तो अगर कहें नाव तो यज्ञ का नाम याद रख लो, और 2 पतवार कह दे तो पुलमावी का नाम याद रख लो। ठीक है, विशेषताएं देखो क्या है। मत्स्य पुराण, कितनी पुराण है हमारी? 18। वेदव्यास जी ने कहते हैं ना पुराणों का संकलन किया, तो मत्स्य पुराण जो हमारी है 30 में से 19 राजाओं की जानकारी है। किनकी? जो ये सारे सातवाहन हैं। प्रतीक चिन्ह क्या था इनका? चैत्य। चैत्य आपको याद है? चैत्य विहार स्तूप, जो इनका ऐसे रेक्टेंगुलर हॉल था ना, इसको चैत्य कहते थे ये। और चैत्य में ही बीच में टॉम्ब टाइप बना होता था, जैसे जहाँ पे ये लोग पूजा वूजा करते थे, ये रेक्टेंगुलर हॉल था, इसमें ये लोग डिस्कशंस करते थे, टेंपल मान लो। और स्तूप था इसके बीच में, जहाँ महात्मा बुद्ध का कोई दांत, कोई बाल, कोई नाखून जो मिल गया उसको रख देते थे। तो वो ढेर था, और इसके चारों तरफ वो रेक्टेंगुलर हॉल जहाँ प्रेयर्स होती थी, डिस्कशंस, मेडिटेशन वगैरह। और विहार थे इनके रहने के इलाके, एंटरटेनमेंट, रहना, लाइफ को जीना, वो विहार में था। तो इनका सिंबल क्या है? चैत्य। अजीब बात है ना, ये सारे ब्राह्मण हैं लेकिन इनका सिंबल ब्राह्मणों का नहीं है, सिंबल है बौद्ध धर्म का, चैत्य, इनके टेंपल बौद्ध के। तो इससे ये समझ लो कि ये ब्राह्मण है लेकिन बौद्ध के साथ भी पैरेलल चले हैं। मातृ प्रधानता के लक्षण है, नाम में आया ना गौतमी पुत्र वशिष्ठी पुत्र, लेकिन है कौन से? पितृ प्रधान, क्योंकि कभी भी रानी मतलब कोई महिला जो है वो इनकी हेड नहीं बनी, हमेशा 30 के 30 लड़के थे। दक्षिण में साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय इनको गया। प्राकृत भाषा, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी भाषा? प्राकृत। हाल हमने पढ़ा तो, हाल की गाथा सप्तशती किस भाषा में है? प्राकृत में। प्रगाढ़ पंडित था। ब्राह्मी लिपि को बढ़ावा दिया, लिपि ब्राह्मी, भाषा प्राकृत। ब्राह्मण प्लस बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, खुद ब्राह्मण है लेकिन आगे जो बढ़ाया है वो है बौद्ध धर्म। चेदी वंश आज नहीं पढ़ाती हूँ, चेदी वंश ज्यादा लंबा हो जाएगा टॉपिक, चेदी वंश में कल करा दूंगी विदेशियों के साथ। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। हमने मौर्योत्तर काल के 3 देसी राजा पढ़े। कौन कौन? सबसे पहला वंश पढ़ा था अपना पुष्यमित्र शुंग, प्रॉपर टिपिकल ब्राह्मण, हर धर्म को पीछे करके ब्राह्मणों को आगे बढ़ावा दिया। कण्व एक छोटा सा वंश, 4 राजाएं, कुछ खास नहीं किया। सातवाहन जो दक्षिण तक फैले, आंध्र भोज, आंध्र राजा, आंध्र सम्राट ने राजधानी बनाई पैठन या प्रतिष्ठानपुर, वैसी राजधानी थी श्रीकाकुलम। इन्होंने थे तो ब्राह्मण लेकिन बौद्धों को भी बढ़ावा दिया। नानाघाट अभिलेख, एक नाव, 2 वाली पतवार वाली, ये सब पढ़ के जाना, इनको नोट डाउन कर लेना, सब इंपॉर्टेंट है। चलिए टाइम ज्यादा हो गया है, अब